वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ मैं एक नया पेपर सॉल्व करा रहा हूं आप बच्चों को, जो कि नवंबर 2017 में आया था यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो बच्चों पूरे मिलाकर इसमें, क्योंकि उस समय 2 पेपर हुआ करते थे, पेपर 2 और पेपर 3, तो हम आपको पेपर 2 करा रहे हैं। इसमें टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। साथ ही साथ हम इस पूरे के पूरे पेपर पे 3 वीडियो बनाएंगे। पहले वाले जो ये वाली वीडियो में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, अगली जो 2 वीडियो होंगी उसमें 15 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो इस तरीके से तीनों वीडियो में आपको कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि आप अपनी साइड स्क्रीन पे देखते भी रहिएगा, वहां पे आप इसको वहां देखिएगा, मैं अपने सामने देखता हूं। कह रहा है कि 2 समांतर मांग वक्र रेखाएं हैं जो कि ए और बी और सी और डी हैं, मतलब ए और बी जो है और जो सी और डी है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसके ऊपर बच्चों हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है और जिसमें हमने आपको बताया है कि जो अगर 2 समांतर रेखाएं हैं और जैसे मान लीजिए ये इस तरीके का कर्व है, यानी कि 2 समांतर रेखाएं हैं इस तरीके से, ठीक है, समांतर नहीं हुई, ये समांतर मान लिया हमने ये वाला, और इस तरीके से अगर एक स्लोप बनाया गया है तो इस वाले पे जो पास होगा उसकी लोच ज्यादा होगी और जो दूर होगा उसकी लोच कम होगी। तो इसको आर पॉइंट बोला है उन्होंने, इसको एस पॉइंट बोला है। तो आर पे जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा होगी, यानी कि इसके हिसाब से जो बी है, ठीक है, बिंदु आर पर बिंदु एस से ज्यादा लोच होगी, ये सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पॉइंट है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की कि 2016 में नोबेल प्राइज किसने जीता था। तो इसके ऊपर भी बच्चों मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने अलग अलग सालों में किसने नोबेल प्राइज जीते हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो पॉइंट नंबर जो डी है वो सबसे सही है, यानी कि जो संविदा सिद्धांत है उसके लिए नोबेल प्राइज जीता था अमेरिका के ऑल्वेड हार्ट और बेस्ट हमर्स्टर्न ने, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जिसने नोबेल प्राइज जीता उसका भी आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज का जो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज है उसका जो प्रारंभ है वो 1968 से माना जाता है और सबसे पहले और ये जो पुरस्कार है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा प्रदान किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो डी हम यहां पे लिख देते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण प्रतियोगिता के लिए सही है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में लंबे समय में फर्म का संतुलन ये होता है ARMR, ठीक है, ये LAC है और ये LMC है, सॉरी ये LMC है, ये LAC है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कीमत हमेशा LAC के बराबर होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी कीमत डिसाइड होगी वो LAC के बराबर होगी। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में जो प्राइस है वो AQ के बराबर है, ठीक है, और इस केस में जो LAC है वो भी P के बराबर है, यानी कि ये पॉइंट बिल्कुल सही माना जाएगा। एक वस्तु के लिए बाजार मांग वक्र x अक्ष के प्रति क्षैतिजाकार होता है, बिल्कुल सही बात है, क्षैतिजाकार मांग वक्र होता है, क्योंकि जो AR वक्र है वो हमारे मांग वक्र को भी दिखाता है। तीसरा है कि सभी फर्में सामान्य लाभ अर्जित करती है। तो इस केस में देखिए सभी फर्में लॉन्ग रन में सामान्य लाभ अर्जित कर रही हैं और दीर्घकालीन अवधि में फर्म औसत लागत की न्यूनतम बिंदु पर परिचालित होती है। तो ये भी सही है। इसका मतलब किसी भी प्रकार की फर्म के पास एक्सेस कैपेसिटी मौजूद नहीं होती है। तो क्योंकि ये सारे पॉइंट सही है, यानी कि न तो फर्म के पास अतिरिक्त क्षमता होती है, फर्में सामान्य लाभ भी अर्जित कर रही होती है और जो मांग वक्र होता है वो x अक्ष के क्षैतिजाकार होता है। तो ये सारे पॉइंट सही होने की वजह से जो तीसरे का जो डी है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, थर्ड का डी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए AC और MC के बारे में बोला गया है। तो मैं आपको एक बार LC और MC का डायग्राम बना के ही दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए AC और MC का डायग्राम इस तरीके से बनता है। AC इस तरीके का होता है और MC इसको नीचे से कट करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है।
तो पहला कह रहा है कि औसत परिवर्ती लागत और औसत सीमांत लागत न्यूनतम बिंदु एक ही उत्पादन स्तर पर समान होंगे। नहीं भैया, ये नहीं होता। देखिए औसत परिवर्ती लागत भी मैं बना देता हूं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, तो एबीसी का न्यूनतम बिंदु देखिए यहां पर है, इस पॉइंट पर एबीसी का न्यूनतम बिंदु है, इसको ऐसे बना देते हैं, और इसका न्यूनतम बिंदु यहां पर है। तो दोनों का उत्पादन स्तर जो है न्यूनतम बिंदु का, इसका A1 है, इसका Q0 है, और AC का Q2 है। तो तीनों का ही उत्पादन स्तर न्यूनतम बिंदु अलग अलग होता है, ये आप याद रखिएगा। दूसरा कह रहा है औसत परिवर्ती लागत का न्यूनतम सीमांत लागत के न्यूनतम की तुलना में कम उत्पादन पर होता है, नहीं अधिक उत्पादन स्तर पर होता है, ये भी याद रखिएगा। औसत परिवर्ती लागत के न्यूनतम सीमांत लागत के न्यूनतम की तुलना में अधिक उत्पादन पर होता है, तो ये सही है, अधिक उत्पादन पर होता है। और प्रतिफल के नियमों की क्रियाशीलता के कारण उपयुक्त में से कोई भी संभव नहीं है। नहीं बेटा, ये गलत है, क्योंकि परिवर्तनशील अनुपात नियम के कारण ही ये यू शेप के होते हैं। तो इसका मतलब फोर्थ का जो सी पॉइंट है वो बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी कि आपका जो ये वाला पॉइंट है, यानी कि एबीसी, मैं चलिए दोबारा बना देता हूं। ठीक है, देखिए केवल एबीसी बना रहे हैं, ये एबीसी है मान लीजिए, और ये एमसी है। तो इसका न्यूनतम बिंदु ये वाला है और इसका न्यूनतम बिंदु ये वाला है, यानी कि ये बाद में आता है एबीसी का न्यूनतम बिंदु। तो इस तरीके से फोर्थ का सी बिल्कुल सही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में एक फर्म निम्नलिखित में से किस लिए विज्ञापन करती है। बच्चों हर फर्म इसलिए विज्ञापन करती है ताकि उसकी मांग जो है, उसकी में कमी, मांग जो है वो बेरोजगार बन जाए। बेरोजगार का क्या मतलब हुआ कि कीमत बढ़ने से मांग पर कम असर पड़े। हर फर्म यही चाहती है कि उसकी जो मांग है वो बेरोजगार हो। यानी कि इसके अंदर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कुछ इसके जो पॉइंट है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहला है अपने उत्पादक को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक कंपनियों से अधिक समान बनाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने उत्पादक के लिए मांग को बाईं ओर, ऐसा भी नहीं है। जो सी पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, यानी कि अपने उत्पादन के लिए मांग की कीमत लोच को कम करने के लिए, क्योंकि मांग की कीमत लोच कम होगी तभी वो अपनी जो ज्यादा रेवेन्यू है वो अर्न कर पाएगा। छठा क्वेश्चन पे तो 5वें का सी पहले लिख देते हैं यहां पे, 5th का सी बिल्कुल सही है। 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि को रोजगार पर कम प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि प्रभावी न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि से रोजगार पर कम से कम प्रभाव पड़ता है, ये हम सब लोग जानते हैं। इसकी वजह ये होती है कि एक तो जो रोजगार है, जो श्रम है, उसकी मांग जो होती है वो व्युत्पन्न मांग है। ठीक है, इसलिए उसका जो मांग वक्र होता है वो बेरोजगार होता है। देखिए अगर आप व्युत्पन्न, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे हमने आपको बताया हुआ है कि फैक्टर का जो डिमांड कर्व है वो इनइलास्टिक होता है। ये भी हमने पढ़ा है, यानी कि ए और सी है वो बिल्कुल सही माने जाएंगे इस हिसाब से। यानी कि जो फैक्टर की जो डिमांड होती है, मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से वो थ्योरी क्या कहती है। देखिए ये हमारी एमआरपी है, इस तरीके से हमने बनाया था, ये हमारी एमआरपी है। ठीक है, इसका मतलब अगर वेज रेट इतना है तो इतनी लेबर की डिमांड है L0 की। अगर मान लीजिए वेज रेट गिर जाता है, W1 हो जाता है, तो एमआरपी गिरेगा। एमआरपी जो है माने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, वो गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि प्राइसेस गिर जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो डिमांड बढ़ेगी वो केवल इतनी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये जो मांग वक्र होता है श्रम का वो बेरोजगार होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो व्युत्पन्न मांग होने की वजह से ये बेरोजगार होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो छठे का जो डी पॉइंट है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मान लीजिए लोग क्या करते हैं, हैमबर्गर और प्याज एक साथ पसंद करते हैं और हैमबर्गर की पूर्ति में कमी आती है, तो लोग डेफिनेटली प्याज की जो मांग है उसमें भी कमी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि भाई जब वो हैमबर्गर और प्याज को एक साथ खाते हैं और हैमबर्गर है नहीं, तो डेफिनेटली हैमबर्गर की कीमतें बढ़ेंगी। जब हैमबर्गर की कीमतें बढ़ेंगी तो लोग हैमबर्गर की डिमांड कम कर देंगे। जब हैमबर्गर की डिमांड कर देंगे, और प्याज क्योंकि पूरक वस्तु है इसलिए प्याज की डिमांड भी घट जाएगी। तो इस हिसाब से देखिए डी पॉइंट बिल्कुल सही माना जाएगा। कमी आएगी, प्याज की मांग में कमी आएगी, क्योंकि प्याज और हैमबर्गर एक दूसरे की पूरक वस्तु है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो 8वें का जो 7th का जो डी है वो बिल्कुल सही माना जाएगा बाकी के पॉइंटों के मुकाबले। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है कि जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो अल्पकाल में निम्नलिखित लागतों में से कौन सी लागत निरंतर कमी आती है। बच्चों याद रखिएगा, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ केवल एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐसी होती है जिसमें लगातार कमी आती है। क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम देखिए इस तरीके से बनता है हमारा, इस तरीके से, यानी कि कभी भी ये जीरो तो नहीं होता लेकिन लगातार गिरता चला जाता है। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी कि जैसे जैसे आप उत्पादन को बढ़ाओगे
आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट सेम रहने की वजह से अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट में लगातार ही कमी आएगी। इसका मतलब 8वें का जो डी है वो बिल्कुल सही माना जाएगा बाकी के मुकाबले। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9वां कह रहा है, देखिए यदि कीमतें 5% बढ़ जाएं, निर्यात की कीमतें, और आयात की कीमतें 20% बढ़ जाएं, तो वस्तु व्यापार शर्त, यानी कि आपको याद रखना है टॉजिंग की थ्योरी है, PX अपॉन PM, यानी कि एक्सपोर्ट की कीमतें अपॉन इंपोर्ट की कीमतें। तो दोनों को मान लीजिए 100 मान लेते हैं, सपोज कीजिए 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो कीमतें कितनी बढ़ी है, हम सूचकांक की बात नहीं कर रहे हैं, हम या तो आप सूचकांक के थ्रू भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम सूचकांक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल थ्योरी लेके चल रहे हैं जिसमें कीमतें जो हैं, एक्सपोर्ट की जो कीमतें हैं वो 5% बढ़ गई हैं, और जो इंपोर्ट की कीमतें हैं वो आप कह सकते हो कि 20% बढ़ गई है। तो सिंपल तरीके से हम लिख देते हैं बिना इंडेक्स के, PX अपॉन PY या PM, यानी कि 105 को डिवाइड कर देते हैं हम सीधा 120 से। तो जो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा 0.87, यानी कि व्यापार की जो शर्तें उनमें खराबी आई है, सुधार नहीं हुआ है, ठीक है। तो 0.87 यानी कि 9वें का जो बी है वो हमारा सही माना जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यदि आयात की तुलना में निर्यात के मूल्य अधिक हो जाता है तो व्यापार की शर्तें देश के अनुकूल हो जाएंगी, मतलब और इसके विपरीत यदि आयात की मूल्य की तुलना में निर्यात का मूल्य कम होता है तो व्यापार की शर्तें जो है वो प्रतिकूल हो जाएंगी। तो ये हमें अपनी तरीके से बात समझनी है। क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि यदि आर्थिक अभिकर्ता नीति परिवर्तन का पूर्ण रूप से अनुमान लगा ले, यानी कि वो पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है। देखिए आपने फिलिप्स का पढ़ा होगा, आर्गुमेंटेड एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस वाला, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें हमने ये ऑलरेडी बताया हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मिल जाएगा, फिलिप्स का चैप्टर है हमारा, उसमें ये थ्योरी बताई हुई है जिसमें हमने बताया है कि अगर ये लोग पहले से पता लगा लें कि कितनी कीमतें बढ़ने वाली हैं, मतलब कितनी कीमतें या कितनी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो डेफिनेटली वो ज्यादा मजदूरी की डिमांड करेंगे। जब ज्यादा मजदूरी की डिमांड करेंगे तो इस केस में जो हमारी एक तरीके का ट्रेड ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ नहीं होगा अगर लोग पहले से पूर्वानुमान लगा ले तो, क्योंकि वो फिर उतनी ही मजदूरी दर की बढ़ाने की मांग करने लग जाएंगे। तो 10वें का जो ए है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। मैं 10th का ए लिख देता हूं यहां पे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे 10 क्वेश्चन पूरे होते। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। मैं इसको हटा भी देता हूं। तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको खुद भी सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि जब तक आप पेपर की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखिए हमने आपको बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, लगभग 1200 करीब हमने वीडियो बनाई हुई है। तो ये सारे कंटेंट हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, लेकिन आपको पेपर प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। आप हमारा कोर्स में सारी के सारे टॉपिक ऑलरेडी है। ये टॉजिंग का भी हमने थ्योरी बताई हुई है, ये थ्योरी भी है। अब देखिए एक थ्योरी थी मिल्टन फ्रीडमैन की, जिसके अंतर्गत उन्होंने माना कि मुद्रास्फीति जो है, क्योंकि मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट है, और मुद्रास्फीति के बारे में उन्होंने माना था कि मुद्रास्फीति प्रत्येक स्तर पर एक सदैव मौद्रिक घटना है। तो ये विचार किसका है? ये विचार है मिल्टन फ्रीडमैन का। तो 11वें का एक पॉइंट जो है बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वें पे आ जाते हैं बच्चों। 12वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही चीज को मिलान कीजिए। देखिए इसमें से सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा सबसे सही है। तो इनमें से जो सबसे सही है वो स्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन की है। ये आप कंजम्पशन थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, कंजम्पशन वाला चैप्टर में आपको ये ऑलरेडी थ्योरी मिल जाएगी, हमने कराई हुई है। स्थायी आय परिकल्पना तो ये किसकी है? एम फ्रीडमैन की। तो इसको हम मतलब 12वें का जो सी पॉइंट है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा 13 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि केंज का अनैच्छिक बेरोजगारी के साथ संतुलन का सिद्धांत सामान्य संतुलन मॉडल जिसमें मुद्रा भी शामिल है का विशेष मामला है। तो बच्चों ये डी पेंटिगन का है। तो डी पेंटिगन की थ्योरी भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के मनी वाले चैप्टर मिल जाएगी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में है ये टॉपिक, ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। तो 13 का जो डी है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, 13 का डी, 12 का सी, 13 का डी। ठीक है। इसके अलावा बच्चों एडम स्मिथ जो है वो किसके समर्थक रहे हैं? देखिए एडम स्मिथ ने की जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो मुक्त व्यापार पर बेस्ड है, अदृश्य हाथ यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड है, फ्री ट्रेड की वो बात करते हैं। ठीक है, यानी कि हर अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए और कंपिटिटिव मार्केट होना चाहिए। इसका मतलब इसके चारों पॉइंट सही है। तो अगर एडम स्मिथ की बात करेंगे तो एडम स्मिथ के हिसाब से 14 का जो डी है, 14 का जो डी है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है आपको वीडियो बना के, जिसमें हमने आपको बताया है कि अलग अलग समय पे कौन कौन सा टैक्सेस को इंपोज किया गया था, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। आपको टाइम पीरियड लगाना है। तो इसके अंदर डी पॉइंट देखिए, सबसे जो बी पॉइंट है वो बिल्कुल सही है।
सबसे पहले आयकर आया, उसके बाद व्यय कर, उसके बाद हमारा सेवा कर और सबसे लास्ट में आया वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि मूल्य वृद्धि कर। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 15 का जो बी है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 15 का बी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा निम्नलिखित देशों के समूहन का एकीकरण के न्यून से उच्चतम करण का कीजिए। देखिए बच्चों, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने आपको यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और इसके अलावा कॉमन मार्केट सबके बारे में हमने आपको बताया हुआ है, ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसके अंदर का देखिए जो सबसे बड़ा सुमेल मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो क्रम है, वो क्रम क्या है वो आप एक बार समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आता है जिसमें सबसे कम साझेदारी होती है वो है FTA, ठीक है। उसके बाद यूनियन टैरिफ यूनियन यानी कि तटकर संघ, उसके बाद होती है साझा मार्केट यानी कॉमन मार्केट, और सबसे ज्यादा एकीकृत होता है आर्थिक संघ में यानी इकोनॉमिक यूनियन में। तो इसका मतलब 16 का जो ए है वो ऑलरेडी हमने बच्चों वीडियो हमने इन सबके बारे में ऑलरेडी बनाई हुई है, आप एक बार देख लीजिएगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप एक देश अपने व्यापार शेष को बढ़ाता हुआ अतिरिक्त प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों किसी भी देश को अगर अपने व्यापार शेष में वृद्धि करनी है तो उसको वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाना होगा यानी कि निर्यात को बढ़ाना होगा और आयात में कमी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब 17 का जो ए है वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें वो दिया हुआ है, इसमें से हमें मेल करना है, मतलब हमें बताना है क्या सही है। ए पॉइंट कह रहा है कि यदि एक विदेशी व्यापार क्षेत्र में शुद्ध सृजित आय को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही बात है। यानी एक विदेशी व्यापार क्षेत्र जो है वो ये बताता है कि आपकी नेट इनकम कितनी है। यह वित्तीय प्रकृति के दावों और दायित्वों से संबंधित है। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। जो चालू खाता होता है, चालू खाते की हम बात कर रहे हैं बच्चों, वो एक देश के व्यापार क्षेत्र की शुद्ध सृजित आय को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंतर्गत आएगा हमारा ए, यानी कि केवल ए ही सही है, यानी कि 18वें का ए, क्योंकि चालू खाते में केवल दृश्य मदय अदृश्य मदय एक पक्ष अंतरण मदय आती है। जो वित्तीय मदय होती है या पूंजीगत मदय होती है वो पूंजीगत खाते में आती है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन सा संरक्षणवादी व्यापार नीति को मजबूत करने में समर्थन है। तो बच्चों इसके ऊपर भी हमने थ्योरी बनाई हुई है। संरक्षणवाद के जो सबसे बड़े समर्थक है वो लिस्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि एफ लिस्ट एंड हैमिल्टन, तो इनकी थ्योरी आप याद रखिएगा क्योंकि रिकॉर्डो और एडम स्मिथ जो है वो तो मुक्त व्यापार की बात करते थे। हैमिल्टन और लिस्ट ये ही ऐसे व्यक्ति हैं, यानी कि 19 का जो ए है वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा बच्चों बाकी के मुकाबले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 में देखिए हमें क्या बता रखा है, निम्नलिखित में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद को विकासशील देशों के में सर्वाधिक दीर्घकालीन वृद्धि का कारक माना गया है। तो बच्चों पूंजीगत वस्तुओं की खरीद जो है वो विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या है, आप कह सकते समस्या कह सकते हो, जरूरत कह सकते हो आप इसको। तो इसका मतलब 20 का जो बी है वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए 1 से लेकर 20 तक। अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको बाकी के जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक वो सारे के सारे सॉल्व करवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों इस वीडियो से आपको नॉलेज हो गई होगी, समझ आ गई होगी किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।